Hi, this is Rumana Javed, post-RN BSc and nurse. Today my topic is evaluation. Evaluation is the last step of nursing process. Objectives. At the end of this session, learners will be able to define evaluation, discuss the purposes of evaluation, explain the relation of evaluation to other nursing process phases, describe the activities the nurse carries out during the evaluation phase of nursing process, explain the reassessment of nursing care plan. Evaluation. Evaluate is to judge or to appraise. Evaluation is an important aspect of the nursing process because conclusion drawn from the evaluation determine whether the nursing intervention should be terminated, continued or changed. इवैल्यूएशन हमारे नर्सिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट एस्पेक्ट है जिसमें हम मॉनिटर करते हैं, जज करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि हमारी नर्सिंग एक्टिविटीज़ सक्सेसफुल रही या नहीं। अगर हमारी नर्सिंग एक्टिविटीज़ सक्सेसफुल नहीं होती हैं तो हमारा गोल अचीव नहीं हो पाता है। हमारा गोल अचीव नहीं होगा तो हमारा पेशेंट रिकवर नहीं होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर हमारे पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो फिर हमें पूरा नर्सिंग केयर प्लान दोबारा से बनाना होता है। तमाम एक्टिविटी हमें दोबारा करनी होती है जिसमें हम डाटा भी दोबारा से कलेक्ट कर रहे होते हैं, नर्सिंग डायग्नोस भी दोबारा बनाते हैं और फिर पेशेंट की प्लानिंग भी दोबारा की जाती है और इसी तरह से तमाम फेसेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस को हम रिपीट कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इवैल्यूएशन इज प्लान्ड ongoing purposeful activity in which clients and healthcare professionals determine the client progress towards achievement of goal, outcome, the effectiveness of the nursing care plan. इवैल्यूएशन एक प्लान्ड एक्टिविटी है, ऑनगोइंग एक्टिविटी है जिसमें हम जब नर्सिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम इवैल्यूएट भी करते रहते हैं पेशेंट के हेल्थ रिस्पॉन्स को। लाइक अगर हम पेशेंट को पेन रिलीव करने के लिए पेन किलर प्रोवाइड करते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं या हम उसके हाइपरथर्मिया को रिलीव करने के लिए हम उसको एंटीपायरेटिक मेडिकेशन दे रहे होते हैं तो फिर हम उसको साथ साथ मॉनिटर भी करते हैं, उसको इवैल्यूएट भी करते हैं। अगर हाइपरथर्मिया है पेशेंट को तो हम चेक करते हैं हाफ आवर्ली पेशेंट का टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से नर्सिंग केयर प्लान को जब हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो इम्प्लीमेंटेशन में हम पेशेंट को साथ साथ इवैल्यूएट भी कर रहे होते हैं और जब हमारी तमाम नर्सिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म हो जाती हैं तो फिर हम उसको कंक्लूड करते हैं कि हमारी इवैल्यूएशन जो है वो या हमारा नर्सिंग केयर प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। जो बेस है हमारी वो एक्सपेक्टेड आउटकम है, हमारा गोल है। एक्सपेक्टेड आउटकम का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कितने आवर्स में, कितने डेज में हम कितनी एक्सटेंड तक अपने गोल को अचीव करेंगे। द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान का मतलब यहाँ पर ये है कि हम इफ़ेक्टिवनेस चेक करेंगे अपने नर्सिंग केयर प्लान की कि हमारा गोल कितना इफ़ेक्टिव रहा। वो इफ़ेक्टिव गोल कैसे हम मेजर करते हैं, कैसे मॉनिटर करते हैं, हमारा पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है उसके हेल्थ रिस्पॉन्स को देखते हुए और इसके अलावा हमारी जितनी मेजरमेंट्स होती हैं, मॉनिटरिंग्स होती हैं, पेशेंट का ऑब्जेक्टिव डाटा है, वो सब हमें जो है वो प्रूफ दे रहा होता है हमारे नर्सिंग केयर प्लान की इफ़ेक्टिवनेस का। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूस, इवैल्यूएशन डन while or immediately after implementing our nursing interventions enable nurse to make an on the spot modification in an intervention। जैसे कि लास्ट स्लाइड में भी मैंने डिस्कस किया कि हम फॉरन नर्सिंग इंटरवेंशन देने के बाद पेशेंट को इवैल्यूएट करते हैं और ये ऑनगोइंग कैसे प्रोसेस है। ऑनगोइंग प्रोसेस इसका इस तरह से है कि जैसे हम केयर प्रोवाइड करते हैं वैसे पेशेंट को असेस करते हैं, पेशेंट का हेल्थ रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं, पेशेंट का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद या केयर प्रोवाइड करने के बाद पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है वो इम्प्रूव हुआ कि नहीं। अगर पेशेंट का हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव नहीं होता है तो फिर हम उसी वक्त अपने नर्सिंग इंटरवेंशंस में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और जब हम मॉडिफिकेशन करते हैं तो फिर उसको भी हम असेस करते हैं कि हमारी मॉडिफिकेशन जो है वो सक्सेसफुल रही कि नहीं। नेक्स्ट स्लाइड में हम इवैल्यूएशन के पर्पस को डिस्कस करेंगे। There are several purposes for carrying out evaluation. Like number 1 पे लिखा है to collect subjective and objective data, to make judgment about nursing care delivered.
हम सबसे पहले इवैल्यूएशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। सब्जेक्टिव डाटा को कलेक्ट करेंगे तो हमें पेशेंट खुद वर्बलाइज करेगा कि मेरी कंडीशन अभी बेहतर है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव डाटा में हम जितना पेशेंट के वाइटल साइन आ जाते हैं, पेशेंट की लैब और डायग्नोस्टिक टेस्ट जितने भी हैं वो सब आ जाते हैं, और पेशेंट की हेल्थ स्टेटस और उसकी ऑब्जर्वेशन, उसके फिजिकल असेसमेंट से हम चेक कर रहे होते हैं। तो ये तमाम डाटा जो है वो हम इवैल्यूएशन में लेते हैं ताकि हमें मालूम हो कि हमारा जो पेशेंट है वो रिकवरी की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है टू एग्जामिन द क्लाइंट्स बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज टू नर्सिंग एक्शन। हम जैसे जैसे नर्सिंग एक्शन करते जाएंगे, नर्सिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते जाएंगे, वैसे ही हम पेशेंट का बिहेवियर रिस्पॉन्स भी चेक करते रहेंगे, असेस करते रहेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे। टू कंपेयर द क्लाइंट्स बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज विद प्री डिटरमाइंड आउटकम क्राइटेरिया। इसमें ये बताया गया है कि हम प्री डिटरमाइंड आउटकम क्राइटेरिया हमारा क्या है। जैसे मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया था कि अगर आपने प्लान बनाया कि आप 6 आवर्स में पेशेंट की इम्पेयर्ड ब्रीदिंग को इम्प्रूव करने जा रहे हैं, आपका प्लान है, तो वो आपके पास एक टारगेट आ जाता है। उस टारगेट के थ्रू से आपने केयर प्रोवाइड करनी होती है, आपने इंटरवेंशन देनी होती है। अगर आप उस टारगेट को सामने नहीं रखते हैं, उसको फोकस नहीं करते हैं, तो आप कभी भी अपना नर्सिंग केयर प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पर्पस है इवैल्यूएशन का वो ये है कि टू अप्रेज असेस द एक्सटेंट टू विच द क्लाइंट गोल वर अटेन और प्रॉब्लम सॉल्व। इसमें हम पेशेंट की प्रॉब्लम को असेस करते हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम, इसमें पेशेंट की प्रॉब्लम को फोकस करते हैं कि वो प्रॉब्लम रिलीव हुई कि नहीं, और अगर रिलीव हुई है तो किस एक्सटेंट तक हुई है, क्या वो पार्शियल हुई है, क्या कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है टू अप्रेज इन्वॉल्वमेंट एंड कोलिब्रेशन ऑफ द क्लाइंट, फैमिली मेंबर, नर्सेज एंड हेल्थ केयर टीम मेंबर्स इन हेल्थ केयर डिसीजन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम असेस कर रहे होते हैं फैमिली मेंबर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, पेशेंट को, मीन्स हमारे क्लाइंट को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनको असेस कर रहे होते हैं कि जितनी हमने नर्सिंग केयर प्लान में एक्टिविटी परफॉर्म की है उसमें इन सब लोगों का, इन तमाम लोगों का कितना रोल था और उनकी कितनी कोलैबोरेशन रही है। अगर पेशेंट जो है वो विलिंग नहीं होता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, कंप्लाइंस नहीं है, लाइक मेडिकेशन नहीं ले रहा है, या जो है हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने जाते हैं उसमें उसकी एग्रीनेस शामिल नहीं है, वो पेशेंट एग्री नहीं है उस चीज़ के लिए, फिर हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द रिवीजन ऑफ द प्लान ऑफ केयर इवैल्यूएशन। इस पॉइंट में ये बताया गया कि इवैल्यूएशन में हम रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं, सब जितने स्टेप्स हैं हमारे हम उनको रिवाइज करके देखेंगे कि वो सक्सेसफुल हुए कि नहीं। और नेक्स्ट स्टेप में ये बताया गया टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एंड इट इफेक्ट्स ऑन द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है टू मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस। अच्छा, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं क्वालिटी केयर को। हमारे जो स्टाफ है, जो हमारा नर्सिंग जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने कितनी अच्छी केयर प्रोवाइड की, उनकी क्वालिटी क्या रही। ठीक है, अगर क्वालिटी बेहतर होगी नर्सिंग एक्टिविटीज़ की, नर्सिंग केयर की, तो तभी पेशेंट जल्द रिकवर हो सकता है, वो उसको रिलीफ मिल सकता है और क्लाइंट का हेल्थ स्टेटस जो है वो प्रूफ होता है इस चीज़ का कि हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल है। नेक्स्ट स्लाइड है रिलेशन ऑफ इवैल्यूएटिंग टू अदर नर्सिंग प्रोसेस फेसेस। Successful evaluation depend on the effectiveness of the steps that precede it. Number 1. Assessment data must be accurate and complete so that the nurse can formulate appropriate nursing assessment, nursing diagnosis and desired outcome. Second point, the evaluating and assessing phase are overlap. Number 3. As previously stated, assessment data collection is ongoing and continues at every client contact. However, data are collected for different purposes at different point in the nursing process. सक्सेसफुल इवैल्यूएशन के लिए ज़रूरी है कि तमाम स्टेप्स नर्सिंग प्रोसेस के जो हैं वो इफ़ेक्टिव हों। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है असेसमेंट। असेसमेंट में डाटा जो है वो एक्यूरेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए। इसी तरह से अगर डाटा जो है वो एक्यूरेट होगा, वैलिड होगा, तो वैलिड नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकती हैं, एक्यूरेट
प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो सकती है। जब एक्यूरेट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो तब उस पर एक्यूरेट डिजायर्ड आउटकम बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है रिलेशन ऑफ इवेलुएटिंग अदर नर्सिंग प्रोसेस फेसेस में। द इवेलुएटिंग एंड असेसिंग फेस आर ओवरलैप। इवेलुएशन एंड असेसिंग दोनों स्टेप्स जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। लाइक असेसमेंट में हम डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं और इवेलुएशन में जितना हमारे पास डाटा कलेक्ट है और जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम उसको एवेलुएट करते हैं कि जितने स्टेप्स थे वो इफ़ेक्टिव रहे या नहीं, हमारा नर्सिंग केयर प्लान सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या नहीं। एज प्रीवियसली स्टेटेड असेसमेंट डाटा कलेक्शन इज़ ऑनगोइंग। असेसमेंट डाटा जो है वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जब हम पेशेंट के पास जाएंगे, किसी भी पेशेंट की केयर के लिए जा रहे होते हैं, कोई भी प्रोसीजर करने जा रहे होते हैं, कोई भी केयर प्रोवाइड करने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त हम पेशेंट को असेस ज़रूर करते हैं, क्योंकि असेसमेंट की बेस पे ही हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर किसी भी टाइम पर पेशेंट का डाटा चेंज हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम चेंज हो जाती है, तो फिर हमें नर्सिंग केयर को भी चेंज करने की नीड होती है। नंबर 4 पॉइंट है ड्यूरिंग द असेसमेंट फेज द नर्स कलेक्ट द डाटा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग डायग्नोसिस। नंबर 4 में ये बताया गया है कि नर्सिंग असेसमेंट में हम डाटा कलेक्ट करते हैं और वो हमें नर्सिंग डायग्नोस बनाने में हेल्प करता है, और जिससे हम करेक्ट या एक्यूरेट जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। नंबर 5, during the evaluation step, the nurse collect data for the purpose of comparing it to pre-selected goal and judging the effectiveness of the nursing care. नंबर 5 में ये बताया गया है कि जो इवेल्युएशन स्टेप है उसमें नर्स जो डाटा कलेक्ट कर रही है वो डाटा इसलिए कलेक्ट किया जा रहा है, जिसमें सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा आ जाता है। वो डाटा इसलिए कलेक्ट किया जाता है ताकि उसको कंपेयर किया जाए पेशेंट के जो हमने पेशेंट या क्लाइंट के लिए जो हमने प्री सेलेक्टेड गोल्स बनाए थे उनके ऊपर हमारी इंटरवेंशन सक्सेसफुल रही या नहीं रही, हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो कि रिलेशन ऑफ इवेलुएटिंग टू अदर नर्सिंग प्रोसेस फेसेस थे, जिसमें हम असेसमेंट को हमने गो थ्रू किया है, उसमें हमने इम्प्लीमेंटेशन देखी है और हमने इवेलुएशन देखा है, नर्सिंग डायग्नोसिस को हमने गो थ्रू की है। नेक्स्ट स्लाइड है प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग क्लाइंट रिस्पॉन्स। नंबर 1, collecting data related to outcome. Number 2, comparing data with desired outcome. Number 3, relating nursing activities to outcome. Number 4, drawing conclusion about the problem status. Number 5, continuing, modifying or terminating the nursing care plan. Collecting data related to outcome. Using the clearly stated, precise and measurable desired outcome as a guide, the nurse collect data so the conclusion can be drawn about whether goals have been met. It is necessary to collect subjective and objective data. Next slide है comparing data with the outcome. If the first part of the evaluation process have been carried out, it is relatively simple to determine whether the desired outcome have been met. Both the nurse and the client plays an active role in comparing the client's actual responses to desired outcome. इसमें ये बताया गया कि अगर आपका फर्स्ट पार्ट इस प्रोसेस का सक्सेसफुल रहता है तो तभी आप जाकर पेशेंट के डाटा को कंपेयर कर सकते हैं आउटकम से। जितना आपने डाटा कलेक्ट किया है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा आ गया, जिसमें हम पेशेंट के रिस्पॉन्स को इवेलुएशन में देख रहे हैं कि पेशेंट की कंडीशन कितनी इम्प्रूव हुई है सब्जेक्टिव डाटा के थ्रू से और ऑब्जेक्टिव डाटा के थ्रू से। जब हमने मॉनिटर कर लिया, पेशेंट को असेस कर लिया, तो फिर हम उसको कंपेयर करेंगे एक्सपेक्टेड आउटकम से। कंपेयरिंग डाटा विद आउटकम, इस स्लाइड में ये बताया गया है कि अगर हमारा पेशेंट 24 आवर्स में 3 लीटर्स इनटेक नहीं ले रहा था तो हमारी इंटरवेंशन के बाद और हमारी प्लानिंग के बाद क्या अब वो 3 लीटर वाटर इनटेक ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो ये हमारा मॉनिटरिंग है, इस तरह से हम पेशेंट के डाटा को मॉनिटर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखी हुई है उसमें है डिड द क्लाइंट वॉक अनअसिस्टेड द स्पेसिफाइड डिस्टेंस पर डे
इस एग्जाम्पल में ये बताया गया है कि हमारा पेशेंट जो है वो असिस्टेड वॉक कर रहा है या अनअसिस्टेड वॉक कर रहा है, और अगर वो वॉक कर रहा है तो कितने मीटर तक वो वॉक कर सकता है, असिस्टेडली वॉक की है उसने या अनअसिस्टेड की है। और जब हम इवेलुएट करते हैं पेशेंट के इस हेल्थ रिस्पॉन्स को, तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पेशेंट की कंडीशन जो है पहले से इम्प्रूव हुई। अगर पेशेंट जो है कुछ मीटर्स जो है बढ़ा के वॉक कर रहा है या पहले असिस्टेड वॉक पे था अब अनअसिस्टेड वॉक पे चला गया, तो हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। Comparing data with outcome. When determine whether a goal has been achieved, nurse can draw one of three possible conclusions. The goal was met. The goal was partially met. The goal was not met. The goal was met, that is the client response is the same as the desired outcome. यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर हमारा गोल अचीव हो गया है तो इसका मतलब ये है कि जो हमने एक्सपेक्टेड आउटकम बनाया था, फॉर एग्जांपल हमने एक गोल बनाया था कि हम 4 आवर्स के बाद पेशेंट की ब्रीदिंग को इम्प्रूव करेंगे, तो इवेलुएशन में हम उसको मॉनिटर करेंगे कि उसकी ब्रीदिंग इम्प्रूव हुई कि नहीं, उसकी हम ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे, पेशेंट का रिस्पायरेटरी रेट चेक करेंगे, रिदम चेक करेंगे और उसकी डेप्थ चेक करेंगे। तो इससे हम इवेलुएट कर सकते हैं कि हमारा गोल सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा। तो अगर आपका गोल मैट हो जाता है तो आपका नर्सिंग प्रोसेस वहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है द गोल वाज पार्शियल। यहाँ पर ये मतलब है कि अगर आपका एक गोल अचीव हुआ है, जैसे कि शॉर्ट टर्म गोल बनाया आपने और लॉन्ग टर्म गोल बनाया, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो गया है तो अब आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि उसके लॉन्ग टर्म गोल को आप अचीव कर सको। नेक्स्ट है द गोल वाज नॉट मेट। ये उस सूरत में होता है जब आपका नर्सिंग केयर प्लान जो है वो बिल्कुल फेल हो जाता है, जब आप असेसमेंट जो आपने की थी, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई थी, वो तमाम स्टेप जो है फेल जब हो जाते हैं, आपका गोल अचीव नहीं हो पाता है, तो फिर आपको रीप्लानिंग की ज़रूरत है, रीअसेसमेंट की ज़रूरत है। नंबर 4 है रिलेटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़ टू आउटकम। द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ इवेलुएटिंग process is determine whether the nursing activities had any relation to outcomes. It should never be assumed that a nursing activity was the cause of or the only factor in meeting, partially meeting or not meeting the goal. यहाँ पर हम नर्सिंग एक्टिविटीज़ का रिलेशन आउटकम से चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, जो कि हमारा फोर्थ स्टेप है। उसमें हम मॉनिटर करेंगे, हम असेस करेंगे कि हमने जो नर्सिंग एक्टिविटीज़ प्रोवाइड की थी, क्या वो नर्सिंग एक्टिविटीज़ जो थी वो रिलेटेड भी थी, वो गोल से मैच कर रही थी कि नहीं, वो हमारे एक्सपेक्टेड आउटकम के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती थी कि नहीं। अगर आपकी नर्सिंग एक्टिविटीज़ गोल के मुताबिक नहीं होंगी तो आपका गोल अचीव नहीं हो सकेगा और आपका नर्सिंग केयर प्लान इस तरह से फेल हो जाएगा। और अगर आपके गोल के मुताबिक नर्सिंग एक्टिविटीज़ प्लान की गई होंगी और इम्प्लीमेंट की गई होंगी तो फिर आपका जो नर्सिंग केयर प्लान है वो होपफुली जो है सक्सेसफुल रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है ड्राइंग कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम स्टेटस। द नर्स यूजेस द जजमेंट्स about goal achievement to determine whether the care plan was effectively in resolving, reducing or preventing client's problem. When goal have been met, the nurse can draw the conclusion. इस स्लाइड में ये बताया गया है, हम पेशेंट को असेस करेंगे, जज करेंगे कि उसका गोल अचीव हुआ कि नहीं। गोल अचीव होने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम पेशेंट की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में कितने कामयाब रहे, या उसकी प्रॉब्लम को या उसकी जितनी रिस्क प्रॉब्लम थी उससे किस तरह से हम प्रिवेंट कर पाए हैं, या हम उसकी प्रॉब्लम को कितना रिजॉल्व कर पाए हैं। तो इफ़ेक्टिवनेस हम इवेलुएशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डाटा के थ्रू से ही चेक करेंगे कि हमारा गोल अचीव हुआ कि नहीं, हमारा नर्सिंग केयर प्लान कितना इफ़ेक्टिव रहा। ठीक है, तो हमारी इवेलुएशन जो है उसी वक्त इफ़ेक्टिव होगी, हमारा नर्सिंग केयर प्लान उसी वक्त इफ़ेक्टिव होगा जब आप इफ़ेक्टिव तमाम स्टेप्स को जो है इफ़ेक्टिवली प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है continuing modifying and terminating the nursing care plan. After drawing conclusion about the status of client problem, the nurse modify the care plan as indicated.
कंटिन्यूइंग मॉडिफाइंग एंड टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान में ये बताया गया है कि आपकी जो नर्सिंग केयर आपने जो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की है उसमें कितनी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। जब नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और आप पेशेंट को मॉनिटर कर रहे हैं कि उसकी कंडीशन बेहतर नहीं हो रही है, तो आप नर्सिंग इंटरवेंशन को इम्प्रूव करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। और अगर आप यहाँ पर ये महसूस कर रहे हैं कि पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो चेंज हो गई है, तो फिर आपको रीअसेस करने की ज़रूरत है और फिर रीप्लानिंग की ज़रूरत है यहाँ पर। और इसके अलावा इस स्लाइड में ये भी बताया गया है कि अगर आपको कोई एक जो फेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है, तो फिर आपको उसको भी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। नर्सिंग एक्टिविटीज़ नर्सिंग केयर प्लान के अलावा जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन फेज जो है, अगर उसमें चेंज करने की ज़रूरत है तो आप उसमें मॉडिफिकेशंस लाएंगे, और अगर आपको प्लानिंग को चेंज करने की ज़रूरत है या उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत आ रही है तो आप उसको मॉडिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको जो है वो तमाम जो है स्टेप्स को मॉडिफाई करना है अगर नीड है तो। अगर ज़रूरी नहीं है कि आपकी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है उसी में मॉडिफिकेशन की नीड होती है। मॉडिफिकेशन किसी भी स्टेप में हो सकती है। आप उसी वक्त असेस करें और कंक्लूड करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको मॉडिफाई करें ताकि हम पेशेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें और पेशेंट को रिलीफ दे सकें उसकी प्रॉब्लम से। नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया है, कंटिन्यूइंग मॉडिफाइंग एंड टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान आफ्टर मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन to the care plan, nurse implement the modified plan and begins the nursing process cycle। अगर पेशेंट का नर्सिंग केयर प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो आप उसको रीप्लान करेंगे, रीअसेस करेंगे। नंबर 1 स्टेप से असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन, तमाम स्टेप्स को दोबारा से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। हियर वी हैव 3 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन: process evaluation, structure evaluation and outcome evaluation. Number 1, process evaluation. Process evaluation focuses on the nurse's performance and whether the nursing care provided was appropriate and competent. Areas of concern for these types of evaluation include: Number 1, the type of information obtained by the interview and physical assessment. Number 2, the validity of nursing diagnostic statements and the nurse technical competence. Number 3, process evaluation focus on the manner in which nurses use the nursing process. यहाँ पे ये बताया गया है कि हमें नर्स की परफॉर्मेंस को चेक करना है। जब हम केयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो हमें परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि क्वालिटी केयर प्रोवाइड की जाती है या नहीं की जा रही है। इसके अलावा इसमें यह बताया गया whether the nursing care provided was appropriate, और इसमें हम देखेंगे कि नर्सिंग केयर अप्रोप्रिएट प्रोवाइड की गई अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड आउटकम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन इंक्लूड द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन obtained by the interview and physical assessment। नंबर 1 यहाँ पर है कि हम इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि वो वैलिड थी, एक्यूरेट थी या नहीं। हमारी फिज़िकल असेसमेंट जो हमने पेशेंट की है वो करेक्टली परफॉर्म की गई कि नहीं। नेक्स्ट है द वैलिडिटी ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, और जो हमने डाटा कलेक्ट किया था या फिज़िकल असेसमेंट की थी और पेशेंट की जो नीड्स थी, मीन्स के जो पेशेंट की प्रॉब्लम थी वो सही आइडेंटिफाई हुई कि नहीं, उस पर सही नर्सिंग डायग्नोसिस बनाई गई कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेस इवेल्युएशन। Process evaluation focus on how the care was given. Is the care relevant to the client's needs? Is the care appropriate, complete and timely? यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं प्रोसेस इवेल्युएशन में जिसमें हमारा फोकस क्या होगा कि इज़ द केयर रेलिवेंट। हम देखेंगे हमने जो केयर प्रोवाइड किया है वो रेलिवेंट थी या नहीं, अप्रोप्रिएट थी कि नहीं, कंप्लीट प्रोवाइड की गई कि नहीं, और टाइमली उसको प्रोवाइड किया गया कि नहीं। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सम ऑफ एग्जाम्पल्स आर हियर: चेक क्लाइंट्स आइडेंटिफिकेशन बैंड बिफोर गिविंग मेडिकेशन। तो हमें पेशेंट को जब केयर प्रोवाइड करनी है तो पेशेंट की आइडेंटिटी को भी चेक करना है कि हम रियल पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि हमें टाइमली केयर प्रोवाइड करनी है। जिस टाइम पे कहा गया है कि केयर देनी है वो उस टाइम पे हमें करना है। लाइक पोजीशनिंग का टाइम होता है कि टू अर्ली पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है, या वाइटल साइन है हमें
नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन। स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन फोकस ऑन द एट्रीब्यूट्स, ट्रेट, एस्पेक्ट्स। स्ट्रक्चर इवैल्यूएशन में ये बताया गया है कि पेशेंट को हमें कंफर्टेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पे कोई नॉइस नहीं हो, किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। अगर कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो पेशेंट जो है वो उसकी वजह से वो डिप्रेस हो सकता है और वो डिस्कम्फर्ट का शिकार हो सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट, इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया गया है कि आपके पास इक्विपमेंट का रेडी होना, ऑर्डर में होना और अवेलेबल होना ज़रूरी है। और इसके अलावा और इसके साथ साथ जो है नेक्स्ट बताया गया है कि लेआउट ऑफ फिज़िकल फैसिलिटी, आपकी जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, उसका लेआउट जो है वो भी जो है वो आइडियल होना चाहिए। नर्स पेशेंट रेशो जो है वो भी डिपेंड करता है कि अगर एक नर्स के पास जो है वो 10 या 15 पेशेंट्स हैं तो वो पेशेंट को अच्छी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर सकती है। इसके साथ साथ नेक्स्ट लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट ज़रूरी है। आपके साथ आपके हेल्थ केयर टीम मेंबर्स जो हैं, जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपको सपोर्ट करे ताकि आप मोटिवेटेड हों पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने के लिए। मेंटेनेंस ऑफ नर्सिंग स्टाफ कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि आपका स्टाफ जो है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। स्टाफ कॉम्पिटेंट तब होता है जब उसको नॉलेज होता है, जब उसकी स्किल्स जो हैं वो अच्छी होती हैं, जैसे कि हैंड्स ऑन प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी हों। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इट आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट्स डज द सेटिंग हैव ऑन द क्वालिटी ऑफ केयर। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता तो उसका इफ़ेक्ट पेशेंट के ऊपर क्या आएगा। तो आप लोग जो है वो उसको जो है वो ज़रूर इस चीज़ को सोचें और उस पर इम्प्लीमेंट करें और इस पर केयर प्रोवाइड करें और इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों का ख्याल रखें कि पेशेंट का इन्वायरमेंट बेहतर हो, अच्छा हो। नेक्स्ट स्लाइड है आउटकम इवैल्यूएशन। आउटकम इवैल्यूएशन विच फोकसेस ऑन द क्लाइंट एंड द क्लाइंट्स फंक्शन। Outcome evaluation determines the extent to which the client's behavioral response to nursing intervention reflect the desired client goal and outcome criteria। यहाँ पर इस पॉइंट में ये बताया गया है कि हमें पेशेंट के आउटकम को कंपेयर करना है पेशेंट की इवैल्यूएशन के साथ। हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि अगर हम चाह रहे थे कि हमारे पेशेंट का ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो इम्प्रूव हो जाए तो फिर आप उसको एक्सपेक्टेड आउटकम को अपनी इवैल्यूएशन से कंपेयर करेंगे, क्या वो अचीव हुई कि नहीं और कितनी इफ़ेक्टिवली अचीव हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है आउटकम इवैल्यूएशन फोकस ऑन डिमॉन्स्ट्रेबल चेंजेस इन द क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एज अ रिजल्ट ऑफ नर्सिंग केयर। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो हमारे पास डाटा कलेक्ट होगा आफ्टर इवैल्यूएशन उसमें हम पेशेंट का हेल्थ स्टेटस नोट करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे पेशेंट के गोल्स के साथ, एक्सपेक्टेड आउटकम के साथ। फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी क्लाइंट्स अंडरगोइंग हिप रिपेयर्स डेवलप नमूनिया। नंबर 2, हाउ मैनी क्लाइंट्स हु हैव कोलोस्टमी एक्सपीरियंस एन इन्फेक्शन दैट डिले डिस्चार्ज। यहाँ पे जो एग्जांपल दी गई है उसमें ये बताया गया है कि अगर हमारे पास एक पेशेंट आता है हिप रिपेयर्स के साथ, सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद हम जो उसको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उस दौरान में उसको कोई रिस्क तो नहीं हुए, उसको नमूनिया तो नहीं हो गया। अगर हम पहले से पेशेंट की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लें, उसकी रिस्क प्रॉब्लम है या एक्चुअल प्रॉब्लम है, तो हम उसके रिस्क को रिड्यूस भी कर सकते हैं और बिल्कुल रिजॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोलोस्टमी। नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है हाउ मैनी क्लाइंट्स हु हैव कोलोस्टमी एक्सपीरियंस एन इन्फेक्शन दैट डिले डिस्चार्ज। हमारे पास अगर एक पेशेंट कोलोस्टमी के साथ आता है तो हमें क्या मॉनिटर करना है उसके लिए, हमें देखना है कि वो पेशेंट कितनी जल्दी बेहतर हो जाएगा, उसका वूंड कितनी जल्दी बेहतर हो जाएगा और पेशेंट कितने दिनों में अपने घर जा सकता है डिस्चार्ज होकर। अगर वो पेशेंट जो है हॉस्पिटल में रहते हुए फर्दर जो है इन्फेक्शन कैरी कर लेता है, उसको नोज़ोकोमियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उससे ये जाहिर होता है कि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, हम रिस्क को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी जो एक्चुअल केयर है वो क्वालिटी वाइज जो है वो अच्छी नहीं है। तो हमें जो है पेशेंट की प्रॉब्लम्स को देखते हुए केयर प्रोवाइड करनी है। हमारे पेशेंट जिस भी कंडीशन में होते हैं, वो कोलोस्टमी के साथ हों
या जो है वो हिप रिपेयर्स के साथ आते हैं। तो ऐसा हो कि पेशेंट जिस प्रॉब्लम के साथ आए उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले, सॉल्व हो के वो डिस्चार्ज हो के अच्छा हो के घर चला जाए। ऐसा ना हो कि वो और रिस्क में पड़ जाए, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया कि हिप रिपेयर का पेशेंट आया था और हमने अगर केयर प्रोवाइड नहीं की, उसको पोजीशन नहीं किया या उसको जो है उसकी अच्छी केयर नहीं की तो उसको नमूनिया डेवलप हो गया। या एक हमारे पास पेशेंट था क्लोस्टमी का, उसको 6 डेज़ के बाद या 7 डेज़ के बाद घर वापस चले जाना चाहिए था, लेकिन वो हमारे पास जो है वो 1 महीने तक या 15 दिन तक रुका रहा क्योंकि हमारी केयर जो है वो अच्छी नहीं थी। यहाँ पर इवैल्यूएशन प्रोसेस पे एक टेबल बनाया गया है, तो हम इसको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले लिखा गया है कलेक्ट, एनालाइज, सिंथेसाइज डाटा फॉर इवैल्यूएशन। अब यहाँ पर इसको कंपेयर किया गया है, राइट और लेफ्ट साइड पे कंपैरिजन शो की गई हैं। कंपेयर डाटा अगेंस्ट आउटकम क्राइटेरिया। तो हम राइट साइड पे अगर देखें, हमारे पास अगर एविडेंस है दैट न्यू प्रॉब्लम और नर्सिंग डायग्नोसिस हैव अराइजन, अगर न्यू प्रॉब्लम अराइज होती है तो हम उस पर न्यू नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे और उसी तरह से हम उस पर नर्सिंग डायग्नोसिस के बाद प्लानिंग भी बनाएंगे, प्लानिंग भी करेंगे और इसी तरह से इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इवेलुएट भी करेंगे। लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारे पास नो एविडेंस है दैट गोल हैज़ बीन मेट, मीन्स के यहाँ पर जो हमारे पास आउटकम क्राइटेरिया था उसको अचीव करने के लिए हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, गोल कम्प्लीटली अनमेट कर देंगे, फिर रीअसेस करेंगे, रीडायग्नोस करेंगे, रीप्लान करेंगे, री इम्प्लीमेंट करेंगे और रीइवेलुएट करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट इवेल्युएशन प्रोसेस। होपफुली आपको पसंद आया होगा और आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई क्वायरी है या क्वेश्चन होता है तो आप ज़रूर कमेंट करें और मैं आपको ज़रूर उस पर आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच।